हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम वैल्यू इन्वेस्टर्स के आंखों का तारा आईटीसी लिमिटेड इसके बारे में एक छोटा सा एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग तो नहीं है एज एक्सपेक्टेड, बिकॉज क्वार्टर फोर was a difficult quarter. Even quarter one of FY21 is going to be more difficult because जो लॉकडाउन का एक्चुअल इम्पैक्ट था हमने अप्रैल और मई मंथ में ही देखा था। तो डेफिनेटली इट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन कंपनीज रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी आल्सो। बट अभी हम क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स एनालाइज करेंगे। उसके बाद ओवरऑल इस कंपनी के बारे में हमें क्या लगता है इस पे भी बात करेंगे। ये जो वैल्यू स्टॉक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है इसे, इसके बारे में भी आप लोगों के साथ डिस्कशंस हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले पूरा कंसोलिडेटेड रिवेन्यू देखेंगे, देन सेगमेंट वाइज इसको एनालाइज करेंगे। सो ओवरऑल अगर रिवेन्यू ग्रोथ देखी जाएगी क्वार्टर फोर FY20 में, तो 6.4% से ईयर ऑन ईयर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वार्टर रिवेन्यूज एक्चुअली डिक्रीज हुए हैं। और सिक्वेंशियल क्वार्टर हम देखेंगे, यानी कि Q3 FY20 से लेके Q4 FY20 तक, सो 4.9% से टोटल रिवेन्यूज यहाँ पे डिक्रीज होते हुए नजर आए हैं। अगर पूरे साल का हम ये नंबर देखते हैं FY19 एंड FY20, तो यहाँ पे 4% की ग्रोथ हमें रेवेन्यूज में नजर आई है। So overall, first two quarters were looking quite good. Even third quarter was also looking quite good. But fourth quarter में एक बहुत बड़ा setback कंपनी को रहा है ओवरऑल सारे बिजनेस वर्टिकल्स में। 4% की रेवेन्यू ग्रोथ रही है, बट अगर नॉर्मल ईयर होता तो ये ग्रोथ डबल डिजिट भी हो सकती थी, ऐसा हमें लगता है। नाउ द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में अगर बात करेंगे, सो ओवरऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ईयर ऑन ईयर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वार्टर हैव डिक्रीज्ड बाय 4.9%। सिक्वेंशियल क्वार्टर में ये 1.9% से डिक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पे रेवेन्यू जितने कम हुए उसके कंपैरिजन में एक्सपेंसेस उतने कम नहीं हुए। सो इट विल डायरेक्टली हैव एन इम्पैक्ट ऑन दी ऑपरेटिंग इनकम और एबिटा जिसे हम कहते हैं। पूरे साल का अगर हम नंबर देखते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, तो ये 4.8% से बढ़ा है, फ्रॉम 27,560 करोड़ रुपीज टू 28,903 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पे रेवेन्यू 4% से बढ़े हैं, बट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 4.8% से बढ़े फॉर द होल ईयर। सो दिस शोज कि इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एबिटा एंड एबिटा मार्जिन्स आल्सो। सो यही नंबर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं अभी। सो एबिटा का जो नंबर है ईयर ऑन ईयर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वार्टर हैज डिक्रीज्ड बाय 8.9%। इवन सिक्वेंशियल क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं, तो एबिटा का जो डिक्रीज हुआ है वो 9.7% से हुआ है। सो लास्ट क्वार्टर Q3 FY20 का जो मतलब दिसंबर 2019 में जो क्वार्टर एंड हुआ था वो काफी एनकरेजिंग था, बट उसके कंपैरिजन में ये क्वार्टर फोर काफी डिस्करेजिंग नजर आ रहा है। सो इसीलिए ओवरऑल अगर हम देखेंगे FY19 और FY20 का टोटल एबिटा का नंबर, तो हार्डली 2.8% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, फ्रॉम 17,422 करोड़ रुपीज टू 17,904 करोड़ रुपीज। सो हार्डली 2.8% का ग्रोथ है। सो अगर एबिटा का ग्रोथ इतना कम हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर अगर ये एबिटा डिक्रीज हुआ है, तो इट क्लियरली शोज अस कि एबिटा मार्जिन्स यहाँ पे डिक्रीज होते हुए नजर आए। सो फ्रॉम 37% लास्ट ईयर सेम क्वार्टर, एबिटा मार्जिन्स एक्चुअली डिक्रीज हुए टू 36.5%। सो 0.5% से एबिटा मार्जिन्स इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर इस क्वार्टर में डिक्रीज होते हुए नजर आए। लास्ट क्वार्टर जो था सिक्वेंशियली मतलब Q3 FY20 का दिसंबर में जो एंड हुआ था 2019 में, वहां से ये 1.5% से डिक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं एबिटा मार्जिन। सो दिस इज नॉट वेरी एनकरेजिंग। अगर हम पूरे साल का नंबर देखते हैं FY19 एंड FY20, तो एबिटा मार्जिन 39% से डिक्रीज होकर 38% पे आए। तो ओवरऑल 100 बेसिस पॉइंट से एबिटा मार्जिन डिक्रीज होते हुए नजर आए हैं। नाउ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स नंबर, सो जैसे कि हमने देखा एबिटा का नंबर जहां पे गिरा है, सो ऑटोमेटिकली इसका इंपैक्ट सीधा सीधा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे होगा, क्योंकि उसमें से टैक्स या डेप्रिसिएशन वगैरह, सॉरी डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन यहाँ पे निकल जाएंगे, इवन इंटरेस्ट पेमेंट भी निकल जाएंगे। वैसे देखा जाएगा तो उनके पास डेट वगैरह कुछ नहीं है, बट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो पेमेंट्स वगैरह करने होंगे वो अगर हम निकाल देंगे, सो ओवरऑल प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8.9% से डिक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ये 10.4% से डिक्रीज हुआ है। और पूरे साल का अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं,
सो ये हार्डली 4% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, फ्रॉम 18,444 करोड़ रुपीज टू 19,167 करोड़ रुपीज। तो 4% की ग्रोथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे नजर आ रही है। अभी सबसे पॉजिटिव चीज अगर कुछ हुई होगी आईटीसी के साथ इन FY20, तो वो है टैक्सेशन का जो डिक्रीज हुआ है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बोला है कि टैक्सेशन 35% से 25% तक नीचे आया है, तो इफेक्टिव टैक्सेशन आईटीसी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहा है। सो यहाँ पे लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 30% का टैक्स था, इस क्वार्टर में 16% का टैक्स सिर्फ भरा है। पूरे साल का अगर हम नंबर देखेंगे, सो लास्ट ईयर FY19 में 32% का इफेक्टिव टैक्सेशन रहा था आईटीसी के लिए, बट इस बार FY20 में ये 11% से डिक्रीज हुआ है टू 21%। सो दिस पर्टिकुलर मूव वाज क्वाइट एनकरेजिंग फॉर शेयर होल्डर्स, बिकॉज इस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी ग्रो हुई है। भले ही आप लोगों ने देखा है कि रेवेन्यूज में या फिर एबिटा में रेवेन्यूज गिरे हैं, एबिटा गिरा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थोड़े बहुत गिरे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिरा है, बट फिर भी Q4 FY20 का जो नेट प्रॉफिट है वो 9% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, फ्रॉम 3,482 करोड़ रुपीज टू 3,797 करोड़ रुपीज। दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन, न्यू टैक्सेशन रेट। बट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम नंबर देखते हैं, Q3 FY20 में भी टैक्सेशन गिरा था, उस वजह से अगर आप देखोगे तो सिक्वेंशियली एक्चुअली नेट प्रॉफिट गिरा है, फ्रॉम 4,143 करोड़ रुपीज टू 3,797 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पे सिक्वेंशियल डाउनफॉल नजर आया है बिकॉज ऑफ द रेवेन्यू फॉल एंड एबिटा फॉल। नाउ ओवरऑल अगर पूरे साल का हम नेट प्रॉफिट का नंबर देखते हैं, तो ये नंबर इंकरेजिंग रहा है, मेजरली बिकॉज ऑफ द न्यू टैक्स रेट। सो फ्रॉम 12,464 crore rupees to 15,136 crore rupees. So overall net profit का growth for the whole year is 21.4%. But यहाँ पे हमने ऐसे ब्लैंकली सिर्फ नंबर पे फोकस नहीं करना चाहिए। टैक्सेशन चेंज हुआ है, इसलिए ये सारी चीजें चेंज होती ही नजर आई है। तो आने वाले ईयर में जहां पे बेस इफेक्ट का एक पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं रहेगा कंपनी के पास, तो डेफिनेटली FY21 इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग फॉर दिस कंपनी टू रिपीट दीज काइंड ऑफ नंबर्स, जहां पे FY21 के जो फर्स्ट 2 मंथ्स है वो काफी ज्यादा इफेक्ट रहे, अप्रैल एंड मई। इवन इन जून ऑल्सो द पार्शियल लॉकडाउन आर स्टिल देयर, तो इनके ऑपरेशंस पे इंपैक्ट तो होगा ही होगा। सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। नाउ कौन से 5 वर्टिकल से कंपनी के पास, जैसे सिगरेट्स, ये सबसे बड़ा वर्टिकल है कंपनी का। FMCG अदर देन वो सिगरेट्स को भी FMCG में ही पकड़ते हैं, एक्चुअली डेफिनेशन के हिसाब से सही भी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो डेफिनेटली सिगरेट इज ऑल्सो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, बट इसको हम अलग अलग तरीके से ही देखेंगे। इवन कंपनी ने भी वैसे ही शो किया है उनके रिजल्ट्स में। सो सिगरेट इज वन वर्टिकल, FMCG इज अदर वर्टिकल, होटल्स थर्ड वर्टिकल, एग्री बिजनेस फोर्थ वर्टिकल, एंड पेपर्स एंड पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग इज द फिफ्थ वर्टिकल। तो इसका एनालिसिस अभी करते हैं। सो Q4 FY19 में 43% का जो रेवेन्यू था वो सिगरेट बिजनेस से आया था, तो ये 42% पे गया है Q4 FY20 में, तो 1% से ये डिक्रीज हुआ है। दैट्स व्हाट द कंपनी वांट्स कि सिगरेट की जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम हो और अदर बिजनेसेस का ग्रोथ बढ़े है। सो लेट अस सी वो होता है नहीं होता है, आने वाले क्वार्टर्स ईयर्स में हम देखेंगे उसे। नाउ द सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द रेवेन्यू इज FMCG अदर्स, अदर देन सिगरेट्स। सो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 25% था, अभी ये 26% हुआ है। होटल बिजनेस 4% पे लास्ट ईयर भी था, इस साल भी 4% की है। इस क्वार्टर में 16% goes towards agri business, यहाँ पे भी 16% ही है, एंड 12% goes to पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग, तो इस बार भी ये 12% ही है। तो यहाँ पे जो 1% का सिगरेट का डिक्रीज हुआ है रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, वहां पे 1% FMCG में ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिस इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी, बट इतना बहुत ज्यादा इंकरेजिंग है ऐसा भी नहीं लगता है। नाउ पूरे साल का अगर रेवेन्यू हम देखेंगे, सो यहाँ पे पूरे साल में भी अराउंड 0.7% से सिगरेट का कंट्रीब्यूशन डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, फ्रॉम 41.3% टू 40.6%। FMCG अदर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ है अगर पूरे साल का हम नंबर देखते हैं, फ्रॉम 24.9% टू 24.6%। होटल्स का बिजनेस थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, फ्रॉम 3.3% टू 3.5%, बट दिस ईयर होटल बिजनेस इज गोइंग टू बी affected quite a lot, majorly because of this lockdown. People will not travel, तो ये जो accommodation वगैरह जैसे ये चीजें होंगी ये इतनी अच्छे से नहीं चलेंगी, तो वो impact होगा। Now encouraging is agri business, from 18.7%
18.5% to 19.6%, तो यहाँ पे ये 0.9% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. सो दिस इज क्वाइट एनकरेजिंग. देन पेपर्स, पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग का जो बिजनेस है वो ऑलमोस्ट सेम रहा है रेवेन्यू वाइज, फ्रॉम 11.7% टू 11.7%. तो ये जो नंबर्स थे ये पूरे साल के थे, FY19 एंड FY20. तो यहाँ पे ओवरऑल ईयर वाइज एफएमसीजी भी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, सिगरेट्स भी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है. क्वाइट प्रॉफिटेबल इज देयर एग्री बिजनेस, so from 18.7% to 19.6%, so that was quite encouraging. Now यहाँ एनालिसिस काफी इंटेंस होगा, मेजरली बिकॉज जो आर्ग्यूमेंट होता है आईटीसी पे, वो आर्ग्यूमेंट होता है नॉट फ्रॉम द रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम द अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. तो यहाँ पे इस जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, या फिर आप उसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोल सकते हो इन दिस केस, मेजरली बिकॉज देयर इज नो इंटरेस्ट पे आउट एज सच, because it's a zero debt company. Debt to equity ratio is zero for ITC. So यहाँ पे EBIT मिक्स में सबसे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूट कोई करता है तो वो है सिगरेट बिजनेस. ओवरऑल 85% कंट्रीब्यूशन होता है सिगरेट बिजनेस से टुवर्ड्स द EBIT ऑफ ITC लिमिटेड. तो ये कंसर्न बहुत सारे इन्वेस्टर्स को भी है कि ITC की जो डिपेंडेंसी है सिगरेट बिजनेस पे वो बहुत ज्यादा है. लास्ट ईयर भी 85% था Q4 में, इस साल के Q4 में भी 85% ही है. 3% कंट्रीब्यूशन लास्ट ईयर एफएमसीजी बिजनेस कर रहा था. इसका यहाँ पे भले ही 25% का कंट्रीब्यूशन था रेवेन्यू में, बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में हार्डली 3% का कंट्रीब्यूशन आता है एफएमसीजी से. तो यहाँ पे स्कोप बहुत अवेलेबल है, बट प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए रेवेन्यूज भी बहुत हाई होने चाहिए, तभी ये चीज होती हुई नजर आएगी. तो यहाँ पे 3% से बढ़ के ये 4% हुआ है EBIT का कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एफएमसीजी अदर देन सिगरेट्स. होटल बिजनेस से एक्चुअली यहाँ पे जो EBIT है वो डिक्रीज हुआ है, मेजरली बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन जो हमने लास्ट मंथ में देखा था. फ्रॉम 2% टू 1%, 3% का कंट्रीब्यूशन एग्री बिजनेस से आता है टुवर्ड्स EBIT मिक्स. लास्ट ईयर भी 3% था, ये साल भी 3% ही है. Q4 के नंबर की बात कर रहे हैं. एंड 7% कम्स फ्रॉम पेपर एंड पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग. इस साल भी ये 7% ही रहा है. तो यहाँ पे डिपेंडेंसी ऑन सिगरेट बिजनेस फॉर द एक्चुअल अर्निंग्स इज क्वाइट हाई. यही एक चीज है बहुत सारे इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा डिफेंसिव करती है इसके लिए. नाउ अगर पूरे साल का हम ये नंबर देखते हैं EBIT का FY19 और FY20 का, तो सेम रिजल्ट्स यहाँ पे नजर आएंगे. लास्ट ईयर के कंट्रीब्यूशंस और इस साल के कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट सेम है. 85% गोज टुवर्ड्स सिगरेट, 2% फॉर FMCG, 1% for hotels, agri is 5% and paper boards and packaging 7%. यहाँ पे 85% सेम रहा है. भले ही एक पॉजिटिव चीज ये है कि जो FMCG बिजनेस है उसका कंट्रीब्यूशन EBIT के लिए लास्ट क्वार्टर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन. जो कंपनी का फोकस भी है कि धीरे धीरे ये चीजें उनको बढ़ानी है. सनराइज ये जो कंपनी है जो पल्सेस स्पाइसेस वगैरह बनाती है, उसको एक्विजिशन जो हुआ है, तो वहां पे कंपनी ने एक फोकस दिखाया कि नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ सिगरेट बेस्ड नहीं रहना है. तो जो भी अर्निंग्स हमारे पास नए आएंगे, डिविडेंड पॉलिसी रहेगी, मतलब अच्छा खासा पैसा डिविडेंड की तरफ से वो देना चाहते हैं वापस शेयर होल्डर्स को, बट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑल्सो एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ ऑल्सो. सो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के लिए ITC इज क्वाइट ओपन. सो वहां पे उन्होंने बहुत ही ज्यादा थॉट प्रोसेस ओपन रखी है. अभी हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं नंबर्स की तरफ. तो नंबर के एनालिसिस में आज की घड़ी में अगर हम देखेंगे Q4 FY20 एंड हुआ है, तब कंपनी के पास अराउंड 25,000 करोड़ रुपीस का कैश अवेलेबल है. सो 25,000 करोड़ रुपीस का कैश अवेलेबल है, इसीलिए जो भी फ्री कैश फ्लो है, नेट कैश फ्लो हाथ में जो आता है, वहां से कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट कर रही है. 100 रुपए के अर्निंग्स आते हैं क्वार्टर के, तो 85 रुपीस तक के डिविडेंड्स देने का कंपनी प्लान कर रही है, मेजरली बिकॉज अभी उनके पास कोई नया टूल अवेलेबल नहीं है फॉर री इन्वेस्टमेंट, या फिर नया बिजनेस अवेलेबल नहीं है. दैट्स व्हाई दे आर रिटर्निंग दैट मनी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स. तो यहाँ पे
दो तरीके के इन्वेस्टर्स के थॉट प्रोसेस सामने आते हैं। एक है वो बोलता है यार इनके पास तो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, तो यहाँ ये कैश फ्लो अच्छा जनरेशन करने वाली कंपनी है, बट दे आर नॉट एबल टू ग्रो। उनके पास कोई नए रेवेन्यूज के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, ग्रैन्यूल्स अवेलेबल नहीं है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ लेके जाते हैं 2016 के पहले। ऐसा ही सेम सिनारियो ऑलमोस्ट 7-8 सालों के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक के साथ प्ले आउट हुआ था, बिकॉज देयर वाज नो न्यू वर्टिकल विच द इन्वेस्टर्स वांट्स टू लुक अप टू। तो वहां पे उनको एक ट्रेडिशनल बिजनेस नजर आ रहा था, पेट्रोकेमिकल वगैरह एंड ऑल दोस थिंग्स, वहां से कैश फ्लो आ रहा है, बट कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। तो जब इन्वेस्टर्स के सामने जियो एंड रिटेल के दो बिजनेसेस सामने नजर आए, तो उनको लगा यार अब बढ़िया लग रहा है, एंड नाउ वी हैव सीन द काइंड ऑफ रैली इन रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक्स, the kind of valuations Jio platforms got. So now similar kind of opportunities अगर ITC प्रोड्यूस कर पाता है आने वाले समय में, तो वो वैल्यूएशन काफी बढ़िया तरीके से मिल सकता है। वी डू नॉट डाउट, वी हैव नो डाउट अबाउट कि भाई ये कंपनी अभी कैश फ्लो जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सेफ बेट है आईटीसी का स्टॉक। बट व्हाट इन्वेस्टर्स वांट इज द ग्रोथ। तो ग्रोथ कहाँ से आएगी ये समझ में नहीं आ रहा है। सो कंपनी ने कोशिश की है, होटल बिजनेस हो या एग्री बिजनेस हो या फिर पेपर एंड पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग का बिजनेस हो या फिर एफएमसीजी अदर देन सिगरेट का बिजनेस हो, तो वहां पे कंपनी इज ट्राइंग वेरी हार्ड एंड स्लोली आई थिंक दे आर शोइंग द साइंस ऑफ जैसे कि एक्विजिशंस ऑफ सनराइज फूड्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव है। कंपनी के पास एक अच्छा खासा रिजर्व भी है, जो कैश रिजर्व है 25,000 करोड़ रुपीस के, जहां से बड़े बड़े एक्विजिशन भी कंपनी अच्छे से कर सकती है। अभी इसको अगर थोड़ा सा रिलेशनशिप हम एचयूएल की तरफ लेके जाते हैं, तो जैसे कि ग्लैक्सो हेल्थ केयर वाला एक्विजिशन रहा, या फिर जो भी नए ब्रांड्स उनको समझ में आते दिखते हैं, तो वहां पे दे ट्राई एंड गो एंड एक्वायर दोज थिंग्स। सो दीज आर द थिंग्स दे आर हंग्री फॉर एक्विजिशंस, कि भाई यहाँ हमारे पास कैश फ्लो जनरेशन बहुत बढ़िया है, बट अपॉर्चुनिटीज अगर नहीं आएंगी तो हाउ वी विल डू दैट। सो यहाँ पे आईटीसी को भी यही करना होगा कि अपॉर्चुनिटीज जैसे जैसे अवेलेबल होती जाएंगी, दे विल नीड टू एक्वायर। ऑर्गेनिक ग्रोथ इतनी आसान नहीं रहेगी, बट इनऑर्गेनिक ग्रोथ में एक एस्टेब्लिश ब्रांड है, उसको आप एक्वायर करके अगर बिजनेस ग्रो करोगे, सो दिस विल गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू दी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जहां से ये पॉजिटिव हो सकता है। तो ये सारी चीजें कैसे प्ले आउट होती हुई नजर आएगी वो देखना पड़ेगा। इस बार भी 10.15 रुपीज का डिविडेंड पे आउट दिया है। सो ओवरऑल अगर 200 रुपए का स्टॉक प्राइस देखेंगे और 10 रुपए का डिविडेंड है, तो 5% का डिविडेंड यील्ड हमें यहाँ पे नजर आता है, विच इज क्वाइट एनकरेजिंग, देयर इज नो डाउट। बट इतना बड़ा डिविडेंड देना, इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास अदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर नॉट अवेलेबल। तो ये एक टिपिकल डिविडेंड यील्ड काइंड ऑफ स्टॉक बन जाएगा, जहां पे कैपिटल एप्रिसिएशन will be a challenge, बट इनको कैश फ्लो, इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का कैश फ्लो आता रहेगा। अभी इस बार डिविडेंड बढ़ने के आने वाले समय में डिविडेंड और ज्यादा बढ़ सकता है, बिकॉज देयर इज नो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अगर नहीं रहेगा, तो फिर वहां पे जो 20% का टैक्स था, तो यहाँ 10 रुपए की जगह हो सकता है 12 रुपए तक भी डिविडेंड्स आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि वो डिविडेंड पूरा का पूरा टैक्सेबल रहेगा एज पर दी टैक्स, जो भी इन्वेस्टर का, शेयर होल्डर का टैक्स स्लैब है उस हिसाब से। तो वो एक चैलेंज रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए। तो हमेशा ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि अर्निंग्स की विजिबिलिटी है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, बट अर्निंग्स में ग्रोथ की विजिबिलिटी अवेलेबल है क्या, तभी आपको प्रीमियम वैल्यूएशंस मिलेंगे। इसीलिए ये 15 के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे ये स्टॉक वैल्यू इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बट ग्रोथ इन्वेस्टर्स जो होते हैं, ग्रोथ इन्वेस्टर्स मतलब दे आर हंग्री फॉर ग्रोथ नंबर्स, तो डबल डिजिट के बड़े बड़े नंबर्स उनको चाहिए होते हैं, जैसे कि हमने एवेन्यू सुपरमार्ट्स में देखा है। तो वो होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे बोलते हैं, या फिर एचयूएल के केस में जैसे जैसे वो री इन्वेस्ट कर रहे हैं, नए नए ब्रांड्स एक्वायर कर रहे हैं, तो ये चीजें होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज है कंपनी के पास, वो है उनके सिगरेट बिजनेस का, जहां पे इलीगल सिगरेट बिजनेस है वो बढ़ता जा रहा है। ओवरऑल इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो 21% से 9% तक आ गया है लीगल सिगरेट बिजनेस का इंडिया में। तो वो एक चीज एक बहुत ज्यादा डिस्करेजिंग है। लीगल यानी कि मतलब नॉट इलीगल नहीं बोलेंगे हम, बट जो ये
प्रॉपर प्रोडक्ट सिगरेट जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऑल्टरनेटिव इलीगल सिगरेट्स होंगे या फिर बीडीज वगैरह होंगे, तो उसके हिसाब से अदर टोबैको प्रोडक्ट्स होंगे, तो वहां पे ये कंट्रीब्यूशन एक्चुअली डिक्रीज हुआ है। विजा विज अगर हम डेवलप मार्केट्स में देखेंगे तो ये जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट 90% का है। सो दैट 90% नंबर इज क्वाइट बिग नंबर। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो होता है, टैक्सेशन जो बढ़ता है, वो इन पे ही बर्डन आता है। जो इलीगल बिजनेस करने वाले या फिर बीडी बिजनेस वाले हैं वहाँ पे उतना इम्पैक्ट होता हुआ नजर नहीं आता है। सो वहाँ कंपनी के पास ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाले समय में। अपॉर्चुनिटी भी है नो डाउट, बट चैलेंज भी उतना ही है। सो यहाँ एवरी क्वार्टर वी नीड टू एनालाइज कि ये सिगरेट के कंट्रीब्यूशन कैसे कम होंगे एंड एफएमसीजी के कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ते हैं, एंड दैट टू नॉट ओनली फ्रॉम रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू बट अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ना चाहिए अदर बिजनेसेस का। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने हमारा स्टॉकोमीटर ये प्रोडक्ट नहीं देखा है, हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिए। वहाँ पे प्रॉपर पूरे फाइनेंशियल डिटेल्स कंपनी के हमने रखे हुए हैं। इवन हमारे स्टॉक सब्सक्राइबर्स के लिए तो हमने वहाँ पे रेटिंग्स भी रखे हुए हैं कि अलग अलग पैरामीटर्स पे, कंपनी हो, इंडस्ट्री हो, फाइनेंशियल्स हो, वैल्यूएशन हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, अलग अलग पैरामीटर्स पे हमने वहाँ पे रेटिंग्स भी रखी हुई है। तो ज़रूर हमारे स्टॉकोमीटर को विजिट कीजिए। वहाँ पे जो भी डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं वो वीडियोस भी अवेलेबल होंगे हमारे स्टॉक सब्सक्राइबर्स के लिए। तो ये नया फीचर हमारी वेबसाइट investindia.in पे जाके आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो हम आशा करते हैं कि आप जरूर हमारी वेबसाइट को विजिट करेंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।